सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ़ हैं जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब और सदीक़ साजिद साहब हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और इन दोनों हज़रात की मौजूदगी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पॉलिटिक्स पर ही बात होगी और PDM के जलसे की बात होगी। सियासत समझा तो जाता था कि कोई बड़ा मुक़द्दस पेशा है और लोग इस पर बड़ा सच्ची बातें करते हैं, अवामी मसाइल का ज़िक्र करते हैं, थोड़ी बहुत चलें कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती होगी, लेकिन मीनार पाकिस्तान पानी से भर गया और सैलाब किसी कैफियत है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात होगी। ख्वाजा आसिफ साहब जैसा एक बड़ा पुराना पॉलिटिशियन, बड़ी अहम वजारतों पर फाइज रहने वाले, वो कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, उधर पानी हो गया और बस, और हुकूमत पर बड़ी तनकीद में। बिलाल यासीन साहब वहाँ पर एक क्यारी के सामने खड़े थे, पानी की भरी हुई क्यारी, और कोई 5-7 मरले वो जगह थी मीनार पाकिस्तान में। तो उज़र तलाश करने शुरू कर दी हैं क्योंकि लग रहा है कि ख़ुद जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनको यकीन है कि मीनार पाकिस्तान वो नहीं भर सकेंगे। दूसरा, आज मीटिंग मौलाना फजलुर रहमान के घर हुई। ख़बरें तो ये रिलीज़ की गई कि मौलाना ने खाने पे बुलाया, लेकिन पता ये चला है कि वो बिलावल भुट्टो ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि मौलाना ये आपने इस्तीफ़ों का तय हुआ था कि कोई ज़िक्र नहीं होगा, ये आपने कैसे कर दिया। तो फिर मौलाना ने मरियम साहबा और बिलावल भुट्टो साहब को बुलाया और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो भी आपके पेश नज़र होगी। इस्तीफ़े जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के लोग दे रहे हैं अपने कायदीन को, वो भी एक पूरा वो इस्तीफ़ा आपको पढ़ के सुनाएंगे कि वो इस्तीफ़ा जो एड्रेस तो स्पीकर साहब को किया गया, लेकिन आगे मतन में जाके वो ये लिख रहे हैं कि ये मैं अपनी क़यादत को पेश कर रहा हूँ। अब ये टेक्निकली इस्तीफ़ा है ही नहीं, इसको कोई कबूल ही नहीं कर सकता। ये एक ही टाइप्ड वो है, सब्जेक्ट है पूरा, नीचे साइन और इस्तीफ़े का हाथ से लिखा जाना, जनाब आली से लेके अल आरज़ तक जो एंड पे जो लिखा जाता है। जब हम स्कूल में होते थे तो फिदवी लिखते थे, तो यहाँ पर अब जो है वो अल आरज़, वो जो अर्ज़ी जिसकी तरफ से है वहाँ तक हाथ से लिखा टाइप्ड इस्तीफ़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो ऊपर तो एड्रेस ये स्पीकर साहब का पूरा पढ़ के आपको सुनाएंगे कि बड़ी अजीबो गरीब किस्म की ये इस्तीफ़ा है जो दिया जा रहा है। बहरहाल जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ साहब, जो कल PDM के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है उसमें जिस तरीके से जरदारी साहब ने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की जो पॉलिटिकल हैसियत है PDM में, उसके हवाले से जो सवालात किए, जिस पर नवाज़ शरीफ साहब बड़े डिफेंस पे गए और तवक्को शायद मरियम साहबा को भी नहीं थी। बहरहाल वो सदीक़ साजिद साहब हमारे साथ हैं, इनसे सवाल करते हैं। इनके पास हमेशा की तरह गर्मा गर्म इंफॉर्मेशन है। सदीक़ साजिद, बताइए कि कल जरदारी साहब और जो नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई वीडियो लिंक पे, उसमें तो पता चला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बाद में कुछ 4-5 कप चाय के पिए हैं मीटिंग ख़त्म होने के बाद, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दीज हार्श क्वेश्चंस फ्राम मिस्टर आसिफ अली जरदारी में भी। जी समी साहब, बहुत शुक्रिया, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और चूँकि जब मरियम नवाज़ साहबा ने मुख्तलिफ जो रैलियाँ की थी लाहौर में, और वो वहाँ पे कहती रही थी कि 8 की मीटिंग है, उसमें आर या पार हो जाएगा, इस्तीफ़ों का फ़ैसला हो जाएगा, और फिर वो ख़ुद भी अनाउंस करती रहीं। इस चीज़ का बहुत बुरा बनाया आसिफ जरदारी ने, और कुछ उन्होंने माजी के हवाले भी दिए। मौलाना फजलुर रहमान की इवन जो कि PDM की सरबराही है, इसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए, मौलाना की मौजूदगी में उठाए। और वो जरदारी साहब, आपको पता, मेरे से बेहतर आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, वो एक जुबानी किस्म की मुस्कुराहट भी उनके चेहरे पे होती है, अपनी बात भी कर जाते हैं, अगले बंदे को जो मैसेज देना होता है ना वो दे जाते हैं। तो कल उन्होंने कुछ खुशगपियों के दौरान ही, जुबानी गुफ्तगू करते हुए, मुस्कुराहट करते उसके दौरान ही इस तरह की जो बात वो कहना चाहते थे ना, वो उन्होंने बात कही ताकि इनको बुरा भी ना लगे और उनकी बात जो है वो पहुंच जाए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तो हमारे भाई हैं, आप PDM के सरबराह हैं, ठीक है, लेकिन मियाँ साहब आपको याद होगा ना कि जब ये सदारती उम्मीदवार बनकर जो है वो हमारे पास भेजे गए थे,
तो वो भी फिर आपको याद होगा। बस इस तरह की गपशप लगती रही, लेकिन असल मुद्दे पे आ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मियाँ इस्तीफ़ों की जब बात शुरू हुई तो उन जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब 1 मिनट में आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है ये हमारी बेटी है मरियम नवाज़ साहबा, लेकिन ये मुझे ये बता दीजिए कि इनकी PDM में ये इजलास में आती हैं तो ये किस हैसियत से आती हैं। तो नवाज शरीफ ने बोला जी जरदारी साहब वो मेरी बेटी हैं और ये मुस्लिम लीग नून में मेरे बाद आल एंड आल हैं। जरदारी साहब मुस्कराए, उन्होंने कहा ठीक है जी मुस्लिम लीग नून में आल एंड आल होंगी, PDM के में ये क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो जो भी फ़ैसले होते हैं वो तो फिर PDM की क़यादत करती है। तो उन्होंने कहा अगर PDM की क़यादत सारे फ़ैसले करती है, मरियम नवाज़ साहबा ने किस हैसियत में लाहौर की शहरों में गलियों में मोहल्लों में जा कर कहा कि 8 दिसंबर को ये हो जाएगा, और सोशल मीडिया कन्वेंशन में ये कहा कि PDM इस्तीफ़े देने जा रही, ये इख्तियार किसने इनको दिया है। हाँ मुस्लिम लीग नून के इस्तीफ़ों का ये जहाँ मर्जी ऐलान करें, PDM का अगर ऐलान करना है तो वो मौलाना फजल रहमान ही करें। इस पर थोड़ा सा नवाज शरीफ को समझ आई कि शायद ये कोई जरदारी साहब ने सही बात कर दी, तो शायद इस पर फिर नवाज शरीफ साहब ने अपना जो बयान है उसको अमेंड करके कहा कि इस्तीफे सारे मौलाना फजल, उन्होंने कहा इस्तीफे सारे मौलाना फजल रहमान के पास ही जमा करवाए जाएंगे। जरदारी साहब ने दूसरी बात भी कही, उन्होंने कहा कि आपको ये पता है, अच्छा बिलावल ने भी ये बात कही और जरदारी साहब ने कही, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि इस्तीफे दे देते हैं उसके बाद क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो गए या नहीं होते तो फिर क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, क्या इस्तीफ़े देने से इमरान खान घर चला जाएगा। जरदारी साहब ने फिर हवाला दिया एतजाज़ अहसन के इंटरव्यू का, उन्होंने कहा कि इस वक्त उसके पास 180 के करीब लोग हैं, 172 उसको चाहिए, कोरम के लिए 86 लोग चाहिए, आप लोग सारे भी इस्तीफ़े दे दें, 159 आपकी तादाद बनती है, आप सारे चले जाएँ, अख्तर मैंगूर को भी साथ मिला के। तो उन्होंने कहा कि आप चले भी जाएँ तो फिर भी इमरान खान की जो अक्सरियत है वो ख़त्म नहीं होती, वो आपके इस्तीफ़े देने के बाद एतमाद का वोट ले ले, 172 उसको बंदे चाहिए, वो पूरे हो जाएं, फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे। कोई जवाब नहीं था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाईजान ये ना करें, इस्तीफ़ों का ऑप्शन आप आखिर में रखें। और जरदारी साहब ने बोला कि मैं तो नहीं लूज़ कर सकता, सेनेट का इलेक्शन आपने भी लड़ना है, मैंने भी लड़ना है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये 14 की 14 सीटें PTI ले जाएगी, या पंजाब से भी और सिंध से भी ले जाएंगे, क्योंकि उनके पास वहाँ पे कोरम जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। मार्च से पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले जरदारी साहब ने मेरी इतला के मुताबिक इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो रद्द किया है। दूसरा आप खुद भी अभी बता दीजिएगा, आपने गुफ्तगू में बता, इस्तीफ़े जब आप पढ़ेंगे, हाँ ये पढ़ तो लेते हैं जनाब, वो सर आप खुद बता, इनकी हैसियत कागज़ के से ज़्यादा नहीं है। तो आज बस मैं बात ख़त्म कर लगा हूँ, आज जो मीटिंग हुई इसके बाद में हम आज की मीटिंग की बाद में करते हैं बात। पहले ये इस्तीफ़े मुर्तज़ा, मैं आपके सामने एक इस्तीफ़ा ये मैं रखता भी हूँ, ये पहले पढ़ लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको देता हूँ। अच्छा जी, ये इस्तीफ़ा अगर आप स्क्रीनशॉट है उसको दिखा दें। बखिदमत जनाब स्पीकर साहब कौमी असम्बली इस्लामाबाद, ये डॉक्टर अबादुल्ला खान NA 10 से, ये अमीर मुकाम के भाई हैं, उनका ये इस्तीफ़ा है। जनाब आली, ये टाइप्ड है, गुजारिश है मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के फ़ैसले की हदायत पर और कौमी व मुल्की मफाद के लिए इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है कि इस नाअहल और नालायक वज़ीर-ए-आज़म को अब घर जाना चाहिए। मुल्की मसाइल हल ना होने पर बिजली, गैस, अद्वियात, आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, सब्ज़ियाँ और फल महंगा करने पर, मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ाने पर, मुल्क में लाकानूनियत बढ़ाने पर, मीडिया को ज़दोकोब करने पर, अपोजिशन जमातों पर नाजायज़ मुकदमात बनाने पर, कश्मीर का सौदा करने पर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें करने पर, कादियानियों की बेजा हमायत करने पर, उलमा की तज़लील करने पर, गरीब को गरीब तर करने पर, लोगों से झूठे वादे करने पर, दूसरों की पगड़ियाँ उछालने पर, मैं और मेरी जमात की आला क़यादत ये समझती है कि मौजूदा हुकूमत मुसल्लत शुदा, सेलेक्टेड, नाहल और करप्ट है, जो इस कौम और मुल्क पर बोझ बन गए हैं। अब इनको घर जाना चाहिए। इन हालात के पेश नज़र मैं अपनी कौमी असम्बली की सीट हल्का नंबर NA 110 से इस्तीफ़ा अपनी क़यादत को पेश करता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है बखिदमत जनाब स्पीकर कौमी असम्बली, अपनी क़यादत को पेश करता हूँ। वो जब चाहें इस पर अमल दरामद करा सकते हैं। मेरा मरना जीना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। मैं अपनी क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ और मैं अपनी क़यादत के हर फैसले का पाबंद रहूँगा। डॉक्टर अबादुल्ला। अब मुर्तज़ा, ऊपर तो जनाब स्पीकर कौमी असम्बली, नीचे कि मैं इस्तीफ़ा अपनी क़यादत को पेश कर रहा हूँ, इसकी कोई टेक्निकली ये वाकई इस्तीफ़ा है या ये मुझे और आपको और इस कौम को मामू बनाने की एक आला तरीन कोशिश है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की,
क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर इसका मतन जो आपने पढ़ा है और हमने इससे पहले भी ये देखा इस्तीफ़ा और बाकी जो इस्तीफ़े दिए गए हैं उनको भी देखा है, कोई भी इस्तीफ़ा अगर जब कोई मेंबर पार्लियामेंट देता है वो स्पीकर असम्बली को ही एड्रेस करता है और दरमियान में सिवाय इसके कि बाद नागज़ीर वजूहात की बिना पे मैं अपनी सीट जो है वो खाली कर रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, कुछ वजूहात भी लिख दें नीचे साइन करके, तो फिर अगर क़यादत को दिया जाए तो फिर ये बात कह सकते हैं कि ये इस्तीफ़ा किसी वक्त वो सबमिट हो सकता है। नहीं, लेकिन ये जो इस्तीफ़ा है ये तो वो कह रहे हैं, नहीं ये तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी इस्तीफ़ा अपनी क़यादत को पेश कर रहा हूं, स्पीकर को तो पेश ही नहीं कर रहे। अपनी क़यादत को पेश करने का मतलब ये है कि आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, आप एक पॉलिटिकल माइलेज जो है वो लेना चाहते हैं। ऐसे ही ये इस तरह का ये डॉक्यूमेंट है जिसको आप फ्रॉड कह सकते हैं। ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है कि ऐसी जगह पे दे दिया जाए जहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर आपने कोई इनमें से कोई एक भी मुखलस है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से चैलेंज करता हूँ इन सब नून लीगी रहनुमाओं को कि जाएँ स्पीकर के सामने एक इस्तीफ़ा, चले छोड़े बाकी सब लोगों को, आप एक इस्तीफ़ा स्पीकर को दे के देख लें, 2 दे के देख लें, कोई इतना हौसला करके दिखाए, कोई हौसला नहीं करेगा समी साहब। ये सब जो गेमें हो रही हैं आपको भी पता है किस लिए हो रही हैं। और अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है सदीक साजिद जी, कानूनी तौर पर जो एतजाज़ साहब ने बात कही, जो और भी वकील कह रहे हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, कि अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं सूबाई असम्बली से या कौमी असम्बली से, तो कौमी असम्बली में 86 अरकान चाहिए कोरम के लिए। अगर वो 86 अरकान मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि हाउस इन ऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि सेनेट के इंतखाबात के लिए वहाँ पे वोटिंग हो सकती है। सवाए आइनी तरमीम के जो सारे जो बिज़नेस हैं कौमी असम्बली वो कंडक्ट कर सकती है, इलेक्शन भी हो सकता है। इसी तरह सूबाई असम्बलियों में भी जो मेंबरान, अगर अपोजिशन के मेंबरान इस्तीफ़ा देते हैं मसलन पंजाब असम्बली से, तो भी उनके सारे इस्तीफ़ों के बाद भी जो अरकान हैं PTI के, वो उस तादाद को पूरा करते हैं जो कोरम के लिए दरकार होता है। तो इसका मतलब है कि वो हाउस भी इन ऑर्डर है। तो इन हालात में जो नज़रदारी साहब जो बात कर रहे हैं, दैट मेक सेंस कि अगर अपोजिशन अपनी तमाम नशिस्तें छोड़कर इन असम्बलियों से बाहर चली जाएगी तो सेनेट के इंतखाबात में 14 सीटें जो पंजाब असम्बली की होंगी, 14 सीटें सिंध असम्बली की होंगी, 14 सेनेट की सीट्स जो हैं वो उधर से होंगी KPK से। तो वहाँ पर तो फिर पंजाब में तो 14 की 14 मुस्लिम लीग नून हार जाएगी, पीपल्स पार्टी हार जाएगी और तहरीक इंसाफ आ जाएगी, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी और MQM मिलके तो वो नंबर ले लेंगी। तो ये तो बिल्कुल बजाय इसके कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दें, ये तो सेनेट में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नहीं हो जाएगी इस तरह। जी बिल्कुल। तो फिर ये क्या, कौन सी गेम है ये? बस ये आवाम के लिए, आवाम को सब्ज़ बाग दिखाने के लिए गेम है और इसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि PDM जो है ये टूट फूट की जानब गामजन है। आसिफ जरदारी की बात के बाद इसमें अब किसी किस्म का कोई शायबा नहीं रहा। आप बिलावल भुट्टो जरदारी आप देखिए, इतना बड़ा ये प्लेटफार्म है PDM 11 जमातों का, इसके आगे जब ये खुद कहते हैं जी जो भी फैसले होंगे PDM के प्लेटफार्म से होंगे, तो फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बात क्यों कही कि इस्तीफ़ों का मामला मैं अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कर रहे हैं जो आज गुफ्तगू हुई, जो आज मीटिंग हुई। वही कह रहा हूं कि जरा उस पर आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहबा और भुट्टो साहब की आज हुई लंचियन मीटिंग, ज़ोहराने पर उनकी मुलाकात हुई। उसमें जो गुफ्तगू हुई वो कल की गुफ्तगू से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसमें जो बिलावल भुट्टो हैं उनके जो कंसर्न्स हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के हवाले से, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू के हवाले से, क्योंकि इस्तीफ़ों का तो कोई जिक्र ये तय किया गया था कि बाहर बात नहीं होगी। जी सदीक साजिद, अब आज की जो कहानी है वो ज़रा बयान कीजिए। 9 डिशेस के ऊपर होने वाली जो ये मीटिंग थी, जिसमें आपकी पसंदीदा डिश जो है वो फ़िश भी शामिल थी। वो तो कल भी थी, रहू। हाँ, रहू। तो वो अच्छा, ये उलमा हज़रात जो हैं ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान, ये मच्छी बड़ी खाते हैं, क्या ताकत? ज़ाहिर सर सर्दियों का मौसम है तो फिर आज वैसे बारिश हो रही है। ये गर्म में आपको पता है कि जो हलवे होते हैं और हलवियात के हबशियात हलवियात होते हैं, वो 1-2 दफ़ा मैं और चौधरी साहब भी हम गए थे मौलाना। हबशी हलवा खाया आपने? हमने उनका हलवा खजूरों का बनता है, स्पेशल अंजीर और खजूर को कूट के उसमें ज़ाफ़रान डाल के बनाते हैं शहद के साथ।
और वो मच्छी के बाद फिर जी मछली के बाद वो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, वरना उसके बाद वो आपको पता है हॉस्पिटल में लियाकत बलोच गफूर हैदरी चले गए थे पोली के सारे हम दाखिल हो गए थे हॉस्पिटल उसी हबशी हलवे के बाद। जी मुफ्ती बड़ी रहमान भी उनमें शामिल थे जो चेयरमैन। एक नाश्ते में मीटिंग थी इधर फेडरल लॉज में, गुजार वो उसको जो फिर उसके बाद उसको बर्दाश्त करना और उसको हजम करना बड़ा मसला होता है, तो उसके लिए फिर कावा भी बड़ा महसूस होता है, वो पीना पड़ता। चले वो चले आज ये सब कुछ खाया पिया, लेकिन इसके बावजूद, ये सब कुछ खाने पीने के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल से भी ज़्यादा आज एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। और वो जो कल आपने एक शॉर्ट सुनवाया था ना मरियम नवाज, जो उनसे सवाल हुआ था डिफेंसिव वाला, आप बिल्कुल सही बात है, आज भी वो डिफेंसिव थी, मायूस थी। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से चल रहा था, ज़्यादा उन्होंने गुफ्तगू भी मीडिया से नहीं की, और जो बात वो जिनसे सवाल होते थे उसका भी उन्होंने ज़्यादातर जवाब नहीं दिया। तो वही आज बिलावल भुट्टो ज़्यादा बोले हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, शेरी रहमान, इन लोगों ने ज़्यादा बात की। और ये दलाइल वाली बात है, उनकी बात में एक तरह का वज़न भी है, जो आपने शुरू में बात कर दी। उन्होंने बोला कि देखिए जी, सेनेट का इलेक्शन हम लूज़ नहीं कर सकते। हम पहली बात तो ये है, एक चीज़ तो ये तय हो गई कि ये देखिए दोहरा मेयार का ये आलम है। कहते हैं जी कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें, सिंध असम्बली सबसे आखिर में इस्तीफ़े दें, बलोचिस्तान से दे दें, पंजाब असम्बली से दे दें, सेनेट से इस्तीफ़े ना दें, सेनेट से मार्च तक इस्तीफ़े ना दें। ये भी एक इन्होंने तय कर रखा है कि वो जी चूँकि हाउस ऑफ फेडरेशन है तो वहाँ से उसके इस्तीफ़े जो है वो ना दिए जाए। एक तो ये, दूसरा बिलावल ने ये बात की, जो CEC वाली बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि बड़े प्लेटफार्म से छोटे प्लेटफार्म पे जाके वो कहते हैं जी हम उसमें एतजाज़ को भी बुलाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है। अच्छा, बिलावल ने कहा कि इस्तीफों का मामला हम अपनी CEC में लेकर जाएंगे। और आज फिर ये बात कही, उन्होंने कहा कि आप लॉन्ग मार्च करें, आप पहिया जाम हड़ताल करें, आप ताजरों से मिले, मुज़ाकरात करें। और वही बात हुई कि हम ताजर अब वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए कि जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च होगा, वो जनवरी के आखिर में भी देख लीजिएगा नहीं होगा। और इस्तीफ़ों का मामला जो है ये लटका लटकू के अगर इन्होंने दे भी दिए तो वो जो है वो जाएगा मार्च के बाद, जो सेनेट का इलेक्शन होगा उसके बाद ही जाके ये कहीं जाकर इस्तीफे देंगे। फिर जो आपने बात कर दी, ये जो इस्तीफे हैं ये तो इस्तीफे हैं ही नहीं ना। अगर ये डॉक्यूमेंट जाएगा स्पीकर के पास, मैं वही बात करने वाला था, नहीं होंगे, ये तो इस्तीफा ही नहीं है। इसमें जो आइन, कानून, कौमी असम्बली के कवायद वो बहुत वाजे हैं। आपको याद होगा समी साहब, तहरीक इंसाफ के 34 मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए, एक इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ जवेद हाशमी का, उसने इस वजह से एक्सेप्ट हो गया, उसने हाउस के अंदर खड़े होकर अनाउंस कर दिया, वो स्पीकर की मजबूरी थी। इसके अलावा 6 बंदे इनके वैसे मुनहरफ हो गए थे, मुसरत ज़ेब समेत 6 अरकान, उन्होंने अपने इस्तीफ़े को तस्दीक से इनकार कर दिया था। बाकी जिसको वो बुलाते थे वो आते ही नहीं थे, PTI वाले। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो आपने बात कही ना, ये आप बिल्कुल सही है कि हाथ से लिखा हो, आपके दस्तखत जेन्युइन हो, तारीख आपने डाली हो और आप खुद स्पीकर को पेश कोई करें। आपके बिहाफ में पेश नहीं कर अगर आप किसी उज़र की वजह से नहीं आते, आपको टेलीफोन जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, इस्तीफ़ा आपका है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो आपकी उस कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा, पूछा जाएगा जो आपने वजूहात लिखी हैं ये ठीक है सारा कुछ, उसके बाद जाके वो फिर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये अवाम को, आज फिर वही बात, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही बात कही, उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन आप आखिर पे ले जाएं और इसको आप अभी इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बिलावल भुट्टो, आज जो मरियम साहबा से सवाल हुआ, मैं आपको वो बिलावल भुट्टो गुफ्तगू मैं सुनवा देता हूँ। उसमें इस्तीफ़ों का जिक्र तो ज़रूर है, लेकिन जैसे सदीक साजिद साहब कह रहे हैं, बिल्कुल एंड पे रूटीन में उन्होंने जिक्र किया कि इस्तीफ़ा देना शायद अभी पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी में नहीं है और ना ही वो इसको एज ए ऑप्शन अभी गौर कर रहे हैं। सुनिए ज़रा बिलावल भुट्टो ने क्या बात कही। मरियम नवाज साहिबा, आपकी तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, नवाज साहब की तरफ से इस्तीफ़ों का मुतालबा बड़े ज़ोर से है, लेकिन बिलावल साहब मेंबर कौमी असम्बली आप तीनों नहीं है, तो क्या उनको मनाने में कोई ताख़ीर हो रही है उसको इस्तीफ़ों के हवाले से? क्योंकि आप तीनों तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बिलावल साहब अकेले ही हैं। बिलावल, आप इसका जवाब खुद देंगे? बिलावल साहब ने ये भी बताया कि इन्हीं असम्बलियों से आप नहीं, एक सेकंड, हम सब निकले हैं इमरान खान इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों को घर भेजने के लिए, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम शरीफ साहब और सारे जो हमारे 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे हैं और एक स्टेज पे हैं। ठीक है। और जैसे हमने अपना APC में ऐलान किया था, हमने सितंबर 20 पे ऐलान किया था और आपके सामने अपना जद्दोजहद रखा था कि हम जलसे भी करेंगे, हम सिविल सोसाइटी से भी रब्ता करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे
हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफ़ा भी इंक्लूड होंगे। वो तो तब से आपके सामने हैं और हम उसी अमल को आगे लेके बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने बिलावल भुट्टो की बात सुनी, उन्होंने कहा अपनी जो ऑप्शंस बता रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम जलसे करेंगे, सिविल सोसाइटी से बात करेंगे, एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम जमहूरी और पार्लिमानी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे, ये सब स्टैंड में कहा। और उसमें उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े भी शामिल हैं। अब जो प्रायोरिटीज़ मरीम साहबा की गुफ्तगू से हमें नज़र आती थी, आर या पार, और 13 तारीख को पता नहीं, 8 तारीख को पता नहीं क्या हो जाएगा, इस्तीफ़े आ रहे हैं, इस्तीफ़े जा रहे हैं और बाद में ये नहीं होगा। तो जो बिलावल भुट्टो साहब की ऑन रिकॉर्ड भी उनकी मौजूदगी में जो जवाब है उसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन एंड पे है। उससे पहले तमाम जो ऑप्शंस हैं वो उन्होंने उसका जिक्र किया। मुर्तज़ा, ये तो बिलावल साहब की गुफ्तगू से तो बात ये कन्फर्म हो रही है कि इस्तीफ़ा शायद मुस्लिम लीग नून का कोई इशू है, मरीम साहबा का इशू है, पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई अभी ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी के लिए ये ऑप्शन नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान ये इस बात के ऊपर हैं कि हम फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें या कुछ भी करें, इस तरह की एजिटेशन जो है वो करें। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ समी साहब, ये मकाफ़ात अमल है जो मौलाना साहब के साथ हो रहा है। मौलाना साहब 2 ओहदों का केस था परवेज़ मुशर्रफ साहब का, और उसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उस वक्त इनके पास था केपी में, मजलिस मुत्तहदा मजलिस अमल की हुकूमत थी। इन्होंने इधर से इस्तीफ़े दे दिए। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी उधर से कब दे रहे हैं? कहते इसका जवाब बाद में देंगे। और इधर से बैठे, इधर एक मीटिंग हुई फेडरल लॉजेस में, और उधर से गाड़ी भर के ये पेशावर चले गए। अगले दिन इजलास था, वहाँ पे सदर मुशर्रफ साहब ने इलेक्ट होना था दोबारा, तो इन्होंने वहाँ जाके वोट भी डाले और उनको इलेक्ट भी करवाया। तो ये आज वही कुछ भुगत रहे हैं जो इन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत मरतबा इस तरह से धोखे किए हैं, आज वो भी। लेकिन हकीकत बात यह है कि जो इस वक्त तक की सूरत हाल है सियासी, अगर किसी विजन के तहत देखा जाए तो ये इस्तीफ़े ना वक्त है ना दिए जा सकते हैं। और ये मजाक तो आपने देख लिया, जो इस्तीफ़ों की बाद में मजाक किया जाए, जो लैंग्वेज है वो भी आपने देख ली है। अच्छा, एक और बात है सदीक साजिद, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस पर जो इनसाइड मीटिंग्स की खबरें आ रही हैं उसमें जिस वक्त जरदारी साहब थोड़ा सा ऐसे सवाल किए जिनकी मियाँ साहब को तवक्को नहीं थी, तो उन्होंने साथ ही कहा कि हमें या हमारी जमात को वज़ारत उज़्मा का कोई शौक़ नहीं है। और नवाज शरीफ साहब से ये कोट किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जी मैं ये गारंटी करता हूँ, आप मुझसे लिखवा लें कि पहली वज़ीर-ए-आज़म अब बनेगा आइंदा इंतखाबात के नतीजे में, वो हम वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को देंगे। और दूसरी दफ़ा जो है वो वज़ारत उज़्मा मौलाना फजलुर रहमान साहब का हक़ हम तसव्वुर करते हैं। हमारी जमात से कोई अभी ना वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार है, ना हम इस हवाले से हम बात करते हैं। तो सदीक साजिद, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं, जो ये इतना पैसा लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो फिर इसलिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे कि उन्होंने आके बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान अगर इलेक्शन जीते तो वो उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो ये अपनी पार्टी, क्या इनके जो लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनको ये कोई राइट नहीं देंगे? ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? ये तो एक डिक्टेटरशिप है, बिल्कुल एक अजीब सी ऐसी बात है जिसका कुछ सियासत से, इसको मुस्लिम लीग नून के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल सभी साहब, आपकी बात ठीक है। और ये गुफ्तगू उस वक्त हुई कि जब इस्तीफ़ों वाली बात हुई तो जरदारी ने उसके ऊपर जो है वो रजिस्ट किया। तो फिर मियाँ साहब ने कहा कि ठीक है जरदारी साहब, अगर हम इस्तीफ़े तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करवा देंगे, लेकिन फिर आप बताइए कि फिर ऑप्शंस हमारे पास क्या है, हम गवर्नमेंट से मुतालबा क्या करें, किस चीज़ को आगे लेकर चले। तो आसिफ जरदारी ने बोला कि नया इंतखाब, शफाफ इंतखाब, इलेक्शन कमीशन इस्लाहात, इसके ऊपर आप जोर दें, वो इलेक्शन करवाएँ। नवाज शरीफ ने बोला जी कि आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो करवा देगा इस किस्म के शफाफ इंतखाबात। तो उन्होंने कहा जी जब हम मिल बैठ कर बैठेंगे तो इलेक्शन कमीशन तो सारी जमातों की जब बात सुनेगा।
तो फिर वो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये बात आई, तो एक मौका पर नवाज शरीफ ने कहा जी मैंने तो अब वज़ीर आज़म नहीं बनना। अब तो मुझे ये लग रहा है जब उन्होंने ये बात कही है ना, उनकी मायूसी के आलम में उन्होंने कह तो दी, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद वो वापस भी ना आए, तो वहीं पर रहें, या तो फिर शहबाज शरीफ जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के अच्छे खासे राब्ते, या फिर वो अपनी बेटी को आगे लेकर आएंगे जब भी वो बने। उन्होंने कहा जी मैं 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुका हूँ, तो मैं इस ओहदे से रज गया हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है अब वो इस ओहदे के में रहकर जो कुछ होता है मैं वो अब दोबारा बेटी का तो शौक देखा, हाँ देखे ना खुद अपने शौक का क्या देखा रहा। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जरदारी साहब ने हंसते हुए कहा अच्छा चले ठीक है आप तो नहीं होंगे, फिर वज़ीर आज़म कौन होगा? तो उन्होंने कहा जी बेशक आप मौलाना फजल रहमान को मौका दे दें, पीपल्स पार्टी को मौका दे दें। तो उन्होंने कहा मियां साहब फिर आप सपोर्ट करेंगे? उन्होंने कहा हाँ हम सपोर्ट करेंगे इस बात की। तो बात आप वाली बिल्कुल ठीक है कि वो अब मियां साहब जो है वो लगता है कि वो अपनी जो गेम है ना वो सियासी गेम वो खेल चुके हैं। अच्छा जी यहाँ पर मुझे छोटा सा वक्फा लेना और आप आएँगे तो बात करेंगे। शेख रशीद साहब ने भी एक गुफ्तगू की है थोड़ी सी, उसको भी सुनवाएंगे और ये जो सारी सियासत है ये फिर किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, PDM के इस्तीफ़ों की बात हो रही है और समझ में ये बात आ रही है, बताया जा रहा है कि 18वीं तरमीम से पहले तो ये समझा जाता था कि अगर किसी ने इस्तीफ़ा दिया तो उसको मुस्ताफ़ी समझा जाएगा, लेकिन बाद में फिर एक ख़ास तरमीम की गई और उसमें ये बात तय की गई कि सिर्फ़ इस्तीफ़ा कह देने से या भेज देने से तसव्वुर नहीं होगा कि वो मेंबर अपनी नशिस्त खो चुका है, बल्कि स्पीकर साहब बाकायदा तौर पर उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, तसल्ली और तहकीक करेंगे कि ये वाकई उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो फिर उसके बाद ये स्पीकर साहब की डिस्क्रिशन होगी कि वो अगर मुतमईन हो गए हैं तो वो इस्तीफ़ा लेंगे। तो ये जो इस वक्त जो इस्तीफ़े मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग अपनी क़यादत को जमा करवा रहे हैं, ये एड्रेस तो स्पीकर साहब को किए गए हैं, लेकिन इनमें ये लिखा हुआ है कि ये हम दे रहे हैं अपनी क़यादत को और वो जब चाहें इनको इस्तेमाल करें। तो ये टेक्निकली इस्तीफ़ा है ही नहीं, ये इस्तीफ़ा नहीं है, ये एक झूठी एक गुफ्तगू है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कहते हैं कि मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ अपोजिशन से, हर रिफॉर्म पर डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ NRO नहीं मिलेगा, एहतसाब के मुकदमात पर कोई बात नहीं होगी और जो एहतसाब कवानीन है उन पर भी कोई ये मौका नहीं है कि जिस पर वो बात करें। तो बाकी हर चीज़ पर मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ और अगर अपोजिशन ने इस्तीफ़े दिए तो फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे ज़िमनी, और इस्तीफ़ा देने की सूरत में हाउस इन ऑर्डर होंगे और जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनमें कोई रुकावट नहीं होगी। और अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे और वो एक्सेप्ट हो जाएँ तो उसके बाद सेनेट के इंतखाबात में तो इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ जो है फिर वो कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, वो सेनेट की मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी। उनके जो मेंबरान हैं उसकी तादाद जो है वो 50 से ज़्यादा हो जाएगी, 51 से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कि 14 पंजाब के, फिर 14 KPK के और उसके बाद फिर सिंध के। आप देख लें कि कितने अरकान उनके पास आ जाएंगे कि ये मामला स्मूथ हो जाएगा। और एक और जो मुनाफकत जिसका जिक्र किया है सदीक साजिद साहब ने कि ये असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात हो रही है, लेकिन सेनेट से कोई भी अपोजिशन जमात इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं है। उसको वो कहते हैं कि वहाँ पर तो हम मौजूद रहेंगे। अब हुकूमत तो बड़ी इस वक्त बेचैनी से इंतज़ार कर रही है कि ये इस्तीफ़े दें, फ़ारिग हों और सेनेट में हम अपने बंदे ले आएँ। शेख रशीद साहब से सदीक साजिद साहब की आज गुफ्तगू हुई, वो इन इस्तीफ़ों के हवाले से वो आपको शॉर्ट सुनवाते हैं कि साउंड बाइट के वो क्या कहा शेख रशीद साहब। शेख साहब ये PDM की जानिब से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया गया और कहा गया जी 31 दिसंबर तक मौलाना फजल रहमान के पास जमा करवा दें। क्या समझते हैं कोई संजीदगी है इसमें, ऐसा होगा या हुकूमत पे इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, इस्तीफ़े देना आसान काम नहीं है और फिर इसका बेनिफिशरी कौन होगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मेरे ये नहीं कह सका कि मैं वज़ीर हूँ इसलिए कह रहा हूँ, इमरान खान ये जंग जीतने जा रहा है और ये जो 13, 14, 15 की इनकी तारीखें हैं इसमें इमरान खान सुरखरू होकर निकलेगा। ये शेख साहब तो मुर्तज़ा बड़ा भरपूर तरीके से उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्तीफ़े आ जाएं। बिल्कुल, अगर इस तरह की जो सूरत हाल है ये बहुत बेवकूफ़ाना
मामला जो है किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, खुसूसी तौर पे अगर कहें तो मरीम नवाज़ ने, मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो नहीं किया। उन्होंने अपने तौर पे ये सारी चीज़ें की। एक तो अपने बाप को भी हज़ीमत उनके को उठाना पड़ी PDM के स्टेज पे। फिर दूसरी बात यह है कि इख्तलाफात अब ज़ाहिर है कि सांझे की हांडी है, बीच चुराहे अब टूटने को है। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो 13 का जलसा होना है उसमें भी डीमोरलाइजेशन हो गई है हर तरफ कि ये अब हमारे साथ हो क्या गया है। हुकूमत को पहले भी फ़िक्र नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो आपको उसमें भी अंदाज़ा होता है कि 10 भी हों बंदे ईवान में, और अगर ईवान चल रहा है कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं करता बंदा, ये नहीं कि 86 अरकान है, नहीं वो कोरम के हवाले से है ना, लेकिन हाउस इन ऑर्डर के लिए 86 बंदे चाहिए। हाउस इन ऑर्डर के लिए अगर कोरम पूरा भी ना हो और कोरम की निशानदेही कोई ना करे तब भी हाउस चलता है। आप रूल्स पढ़ें, उसमें ये है कि अगर 50 बंदे भी लेके बैठ जाए इमरान खान और वहाँ कोई कोरम की निशानदेही नहीं करता तो हाउस चल रहा है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशनली भी और कानूनी तौर पे भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे आप अच्छा ये जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना मुर्तज़ा आप के वो ये एक बेवकूफ़ाना बात है इस्तीफ़ों वाली और ये ना जाने मरीम साहबा ने क्योंकि, तो मुझे वो एक बात याद आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि मरीम साहबा कोई इतना कोई बचगाना बात है, वो एक उन्होंने तहर्रुक पैदा करने के लिए ये बात कही और ताकि उनका जो असल मीटिंग में भी ये बात सामने आई, वो कह रही थी कि लाहौर के जलसे की बात करें, मैदान को भरने की बात करें। अभी इस्तीफ़ों को छोड़ें, अगर मैदान भर जाएगा पूरा, अगर कोई लाखों लोग आ गए तो फिर हमारी कहानी आगे चलेगी और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत। और उसका जो बात मुझे याद आई ना, वो देहात में किसी ने कहा ना, जो बंदे ने उसे कहा पोली जरा गल सुन, उन्हें क्या मैं एडी पोली भी नहीं है। तो मरीम नवाज साहबा कोई कच्ची बात नहीं करेंगी, ये मैं नहीं मानने के लिए समीर साहब मैदान आप क्या बात करते हैं, मैदान तो भर गया है, बेशक पानी से भरा है, मैदान तो भर गया। वो तो क्यारी भरी है, वो तो आज टेलीविजन ने दिखा बारिश भी हो रही है ना, तो नहीं बारिश नहीं, पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब हों या दूसरे जो लोग हैं वो इतना झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बचाए। मैं तो ये सोच रहा था कि पुराने ज़माने में वो कहते हैं ना, अभी इस्लाम के आने से पहले कौमों पर अजाब आता था और बाज़ औक़ात झूठ बोलने पर लोग जानवर बन जाते थे। मैं सोच रहा था अगर कौवे बन रहे होते तो पता नहीं आज कितने लोग कौवे बन जाते। अचानक बैठे बैठे टीवी स्क्रीन पर तकरीरों वो अपने प्रोग्राम के बीच में बंदा बैठा हुआ है तो आपको अचानक कौवा नज़र आ जाता बैठा हुआ। अजीब कहानी होनी थी। फिलहाल यासीन या ख्वाजा आसिफ साहब जिन क्यारियों के पास, इन दरख्तों के पास खड़े थे, वो जिस जगह पे बंदे नहीं होंगे ज़ाहिर उन्हें फिर पानी से ही भरना है ना। तो हो सकता है कल को कोई दरख्त या जो क्यारियाँ बनी उनके पौधे जो हैं वो आपकी वाली बात ठीक हो, इंसान बन जाए 13 तारीख को बन के खड़े हो जाए। ज़ाहिर नुमाइंदगी कर रही है ना, पौधे वैसे भी जानदार होते हैं सर जी। नहीं वो तो है, लेकिन अब आप ये इससे जाहिर नहीं होता ये जो कि पानी छोड़ दिया गया और ये जो सारी बातें आप देखें ना, लाहौर का जलसा है 3 दिन के बाद, आज भी मरीम साहबा यहाँ पर हैं, कल भी वो यहीं पर थी, उससे पहले वो लाहौरियों को निकालने के लिए बाहर निकली, उनको डंडा भी लगा। और मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था कि वो मैंने वीडियोस भी मैं उनकी देखी हैं, अच्छा खासा लगा वो डंडा। कल भी आपने बात की थी मैदान भरा है तो खादिम हुसैन रिजवी ने भरा है, ये नहीं भर सकते। वो तो खैर ये नहीं भर सकते, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, वरना ये इतने तरले मिनते लोगों के ना कर रहे होते। अभी तो ये ताजरों के पास जा रहे हैं, तालिब इल्मों के पास जा रहे हैं, ट्रेडर्स के पास जा रहे हैं कि आएँ और वहाँ पे करें। वो कहते हैं हम अपना कारोबार करेंगे, हम आपके जलसे में जाते फिरें, कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ये अब इनके लिए भरना ही बड़ा मसला। वो ज़ाहिर है जी 5 लाख 10 लाख बंदा लाना। वैसे राना सुल्लाह ने पहले दिन कहा था जी मेरा टारगेट 5 से 6 लाख लोग हैं। 5 लाख बंदा बहुत होता है सर, ये लाख भी कर लेना वहाँ पे तो बड़ी बड़ी इनकी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जिसकी आप देख लीजिए कितने लोग हो जाएंगे, कोशिश करेंगे रात के पूरे पंजाब को मोबिलाइज किया हुआ है जी इन्होंने। सिंध से पीपल्स पार्टी भी लाके आई है, वो भी मौलाना फजलुर रहमान भी अपने बच्चे जो मदारिस के बच्चे हैं उनको लेके आएंगे, यही किया है। लेकिन जो पूरे पंजाब में जिस तरह मोबिलाइजेशन चल रही है, केपी में अमीर मकाम साहब को दिया गया ये टारगेट, और पंजाब में हर ज़िलाई सतह के ऊपर आप जलसों का कंपैरिजन कर लें। जो गुजरांवाला में जलसा हुआ, जो कोयटा में जलसा हुआ, जो कराची में जलसा हुआ, वो जलसियाँ थीं। अगर देखा जाए देखें गुजरांवाला कितना बड़ा शहर है, अगर सिर्फ गुजरांवाला के लोग ही आते तो वो पता चल जाता। अब लाहौर में अगर आप लाख सवा लाख बंदा पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा कर लेंगे तो वो तो मुस्लिम लीग नून के मुंह पर एक तमाचा होगा। वो जो सारी सीटें कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की 90% इनके पास हैं लाहौर में, सारा माल लाहौर लगाया इन्होंने। ऑरेंज ट्रेन देख लो, लाल बस देख लो, नौकरियां देख लो, लाहौर को इन्होंने रजा दिया है। और अगर वहाँ पर
ये लाख सवा लाख बंदा, जिसमें से लाहौर शहर के 30-35 हज़ार बाकी बाहर बसों से भर के लेके आएंगे, तो इससे बड़ा तो तमाचा कोई नहीं होगा नून लीग के मुंह पर। सदीक साजिद जी बिल्कुल समी साहब, आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं कि हर ज़िले में इन्होंने टारगेट को दिया हुआ, किसी को 500 का, किसी को 1000 का, लेकिन नहीं आते सर लोग। कहाँ वो बेचारे मेहनत मजदूरी करें, वैसे भी ये कोरोना है, लोगों का डर खौफ भी है, तो ये उनको लालच तो बहुत दे रहे हैं। वो कीमे वाले नान भी जो है वो अट्रैक्शन उनकी जो है ना वो वाली वो नहीं रही है। और सबको पता है कि आप देखिए ना कि चीनी जो है वो सस्ती हुई है, आटा भी सस्ता हुआ है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो बातें की जाती हैं। महंगाई का था हो रही है, उसकी तरफ भी ये तो जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि खुद ज़ाहिर है हुकूमत भी कुछ ना कुछ अगर दावे कर रहे हैं, डिलीवर उन्होंने करना जो है वो शुरू किया हुआ है। तो अब वाली बात ठीक है, अगर सवा लाख बंदा लाकर इन्होंने कर दिया, 90 से 95% इनकी अपनी सीटें। गुजरांवाला में यही हाल है, गुजरांवाला को मुस्लिम लीग उनका गढ़ समझा जाता है। वहाँ पे भी कितने इनके MNAs थे, लेकिन कोई 500 बहुत शर्मिंदगी। तो सर ये इनके इसी ये तो मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में हमने वो बात की, इसी वजह से मरियम नवाज़ मिन्नते तरले कर रही है, भाई पीपल्स पार्टी वाले बंदे लाओ, सिंध से चलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा से, मदारस के पंजाब से, जनूबी पंजाब के मदारस से तलबा को लाकर, फिर वो जी रज़ाकार आ जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ाकर पेश की जाएगी। चलें जी ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, मुर्तज़ा भी सही कह रहे हैं। एक छोटा और वापस आते हैं। तो ये भारत उबल रहा है इस वक्त, किसान जो है उन्होंने पूरा भारत इस वक्त सीज़ कर दिया, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ से कोई बात ही नहीं हो रही। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही थी। इन तमाम बातों के बावजूद जो हम कर रहे हैं कि PDM कितने लोग ला सकेगी, इस्तीफ़े देगी या नहीं दे सकेगी, इमरान खान साहब को हटा सकेगी या नहीं हटा सकेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि PDM का क़याम और उसके बाद उसकी जो भी एक्टिविटी है, अगर हम देखें तो उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी हमें मरियम नवाज़ नज़र आती हैं। मरियम नवाज़ बतौर एक नेशनल लीडर वो अमर्ज हुई इस सारे प्रोसेस में। और जैसा आपने सदीक साजिद साहब की बात भी सुनी, जरदारी साहब ने भी पूछा कि मरियम नवाज़ साहबा का ओहदा क्या है। उनके पास कोई ओहदा नहीं है इस वक्त PDM में, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जमात है पंजाब की, मुस्लिम लीग नवाज़, उसका वर्कर, उसका वोटर, वो बतौर लीडर मरियम नवाज़ की तरफ देखता है। और शहबाज शरीफ साहब जो 10 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे, उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज, यहाँ तक उनका असर और रसूख था कि वो अंडों और मुर्गियों का रेट भी निकालते थे। आज मरियम नवाज़ के मुकाबले में सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी हैसियत नहीं है, किसी भी लीडर की कोई हैसियत नहीं है। और ये जो PDM के जलसे और PDM की जो सारी कार्रवाई है, अगर एक चीज़ उसमें सामने आई है तो वो मरियम नवाज़ की लीडरशिप है। वो अब लीडर बन चुकी हैं, लॉन्च हो चुकी हैं, और मुस्लिम लीग नून उनको अपना लीडर तस्लीम कर चुकी है। आने वाले वक्तों में ये उनकी काबिलियत का इम्तिहान होगा, टेस्ट होगा कि वो किस तरीके से इसको क़यादत को, इस पार्टी, इस अलायंस को अपने साथ लेकर चलती हैं, उनमें कितनी स्किल है। और अगर वो इसमें भी कामयाब रहीं तो डेफिनेटली वो अपनी जमात के लिए एक बड़ा असासा साबित होंगी। ये बात PDM, उसकी तहरीक इमरान खान साहब को हटा सके या ना हटा सके, लेकिन मरियम नवाज़ की लीडरशिप पे इसने अपनी मोहर लगा दी है। और अब जो लीडरशिप उन्हें मिल गई है, उस लीडरशिप को उनसे कोई वापस नहीं ले सकता। और इसमें एक और बात मैं कहूँगा, जो हमारे हुकूमती तर्जुमान हैं, उनकी जो गुफ्तगू रही, उनका जो मुकाबला रहा मरियम नवाज़ साहबा से, वो कोई मैच नहीं था। मरियम नवाज़ ने जिस तरह अपनी तकारीर में चीज़ों को बयान किया, उनके अल्फाज का जो ज़ेरो बम था, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब को टारगेट किया, डेफिनेटली वो एक बड़ी प्रिपरेशन के बाद था। उसके मुकाबले में हुकूमती तर्जुमान हमें बहुत, उनकी गुफ्तगू हल्की गुफ्तगू थी, उनके पास कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि वो ख़ुद चीज़ों को नहीं जानते। और जिस अंदाज़ में उन्होंने मरियम नवाज़ को काउंटर करने की कोशिश की, उसने दर हकीकत मरियम की मदद की। ये तो एक इमरान खान की अपनी टावरिंग पर्सनैलिटी है। इमरान खान ख़ुद पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते हैं, लोग उनको ईमानदार समझते हैं, उनको दयानतदार समझते हैं, और ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इस मामले से, इस माहौल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो कंसेप्ट और वो परसेप्शन टावरिंग पर्सनैलिटी वाला इमरान खान साहब का नहीं होता, तो ये जो तर्जुमान है, इन्होंने तो लुटिया डबो दी थी। इन्होंने तो
जितना ये सत्यानाश कर सकते हैं, ये रोज़ाना करते हैं उतना सत्यानाश। ये समझते हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं शायद उसकी कोई पजीराई होगी, लेकिन दर हकीकत पजीराई तो दूर की बात है, जग हंसाई और इनका मजाक उड़ता है। और जो ये गुफ्तगू करते हैं, इंतहाई कच्ची गुफ्तगू करते हैं, उसका कोई इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब की वजह से इनको बड़े बड़े ओहदे और मराद मिली हैं और डेजिग्नेशंस मिल गए हैं, वगरना लच्छी नू कौन पुछदा सी। लेकिन तर्जमानों में अगर हम बात करें ना जी, फिरदौस आशिक वान साहबा की, तो उन्होंने कोशिश की है और उनकी तर्जमानी जो है वो हम उनको इस तरह से जो इस वक्त सूरत हाल है, बाकी जितने भी तर्जमान हैं उनमें से सबसे बेहतरीन कारकर्दगी उनकी रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा इंडिया पर। सदीक साजिद साहब, वहाँ पर तो पूरा इंडिया जैम हुआ है, हड़ताल है, और पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं सिख पंजाब के लोग कि हमारी मदद करें। जस्टिन ट्रूडो ने मदद की, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस ने मदद की, अमेरिका के जो बाइडन ने भी उनके हवाले से बयान त्याग दिया। हम क्यों खामोश हैं? हमें क्या परेशानी है? कोई बात नहीं हुई? ये जो पीडीएम के लोग हैं ये भी बोल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि वो बोले, वज़ीर ख़ारजा बोलें, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलें। समीर साहब, इस पर तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप मुसलसल इस मामले को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो उठा रहे हैं और अपना एक फ्रीज़ा जो है वो पूरा करें, और करना भी चाहिए। देखिए, जब वो आपके पाकिस्तान को अपनी मजहबी रसूमात के हवाले से अपना मक्का और मदीना करार देते हैं सिख बरदरी, अब तो वो पंजाब के सिख और हमारे जो पंजाब के जो मुसलमान हैं वो इतने करीब आ चुके हैं, फिल्में बन रही हैं आपस में इनके फ़नकार, और फिर जिस तरह के जज्बात का वो इजहार हमारे लिए करते हैं। तो अमरजीत सिंह का आपने कल सुन लिया था, गुज़श्ता दिनों में उनकी जो अपील सामने आई थी वो सारी की सारी इसी बुनियाद के ऊपर है कि वो देखिए उनके साथ, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो इस भारत ने किया और कर रहा है वो भारतीय जो सिख हैं उनको वो अच्छे तरीके से मालूम है। अब उन्हीं के साथ वहाँ पे जिस किस्म का सलूक और उनको IMF और इंटरनेशनल जो ये इदारे हैं उनके ताबे लाने के हवाले से जो कोशिश की जा रही है, तो वो भाई उनके जो जज्बात हैं, और उसके साथ साथ समी साहब ये देखिए कि वहाँ पे जो सिख फनकार के साथ साथ जो कम्युनिटी है, जो आम लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन हैं, वो इस तरह मोर्चा ही वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वो मोर्चा बंद होकर वहाँ पे बैठे हुए हैं कि अब इनको वो रोज़ मुज़ाकरात के लिए बुलाते हैं, लेकिन उनकी एक ही डिमांड है कि इस बिल को आप वापस लें। जब तक ये वापस नहीं होता उस वक्त हम वापस भी नहीं जाएंगे। मुर्तज़ा, वहाँ पर तो उन्होंने, मोदी ने, इतना जालिम आदमी है, इलेक्टेड जो वज़ीर आला हैं केजरीवाल, उनको अरेस्ट किया हुआ है, और बड़ी पूरा जो हिंदुस्तान है वो उबल रहा है इस वक्त। तो ये कैसी सिचुएशन है, और उसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी भारत बात कर रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान पर हमला कर दे या कोई पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दे खुद कुछ करके, तो वो, आपको याद है ओबामा ने ये बात कही थी कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि आज भी पाकिस्तान दुश्मनी को बुनियाद बना के कोई भी इंतहा पसंद जो है ना हिंदू, वो एक यहाँ पर अलायंस हिंदुओं का क्रिएट कर सकता है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। बिल्कुल, जो इस वक्त सिखों का मज़ारा है जिसको हम देख रहे हैं कि तमाम शाहराहें, तमाम रेल के जो लाइंस हैं उनके ऊपर, स्टेशनों पे, बसों के अड्डों पे, सब जगह पे उनका एहतजाज जारी है। और इस एहतजाज की आड़ में, क्योंकि अंदरूनी हालात भारत के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पाकिस्तान की फ़ौज भी तैयार है, जनरल कमर जावेद बाजवा, कोर कमांडर्स, बच्चा पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही कटने के लिए तैयार है, अपना खून का नजराना देने के लिए तैयार है। और अगर इधर देखा मोदी ने तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो अभिनंदन भूल जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये इस तरह के हालात में हमेशा ये होता रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा जो भी इसने की है मोदी ने, और इसकी टोटल पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर इनकी रही है, पॉलिटिकल जो भी इनका सारा सियासत रही है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो आज हमें नज़र आ रहा है कि जी कोई ऐसी एडवेंचर कर सकता है, तो वो दुनिया को इनके हालात से नज़र उठाने के लिए ये काम करने की जसारत कर सकता है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये हम इंशाअल्लाह ताला उनको याद करवा देंगे, अभिनंदन वाला मामला भी, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद करवाई जा सकती हैं। लेकिन जो ये सदीक साजिद, वो उसने कहा था अभिनंदन ने, टी इज फैंटास्टिक, जो इस वक्त तक, तो फिर वो चाय दोबारा पिलाने के लिए तैयार है आप? नहीं, हम कावा भी पिलाएंगे, अब आए तो सही ना, जरा कावा भी पिलाएंगे और भी बड़ी खिदमत, और साथ में छितर कबाब भी। जी जी, ज़ाहिर है, देखिए बड़े मशहूर है छितर कबाब कटेंगे। हाँ, देखिए हम तो जिस तरह तैयार बैठे, हमें तो चाहिए ना, ज़ाहिर है, अगर वो उस तरह की हरकत करता। ये बिलाल बैठा है हमारा कैमरामैन, ये कहता है कि जो छितर कबाब है मैं ला के दूंगा पेशावर से।
एक एक बच्चा जो है अभिनंदन और उसकी पार्टी के लिए। लेकिन सिखों ने जनाब अपना जो एहतजाज है वो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा, हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए इस वक्त। बाकी देखें स्ट्रेटेजिकली इस वक्त इस तरह की सूरत हाल में वो पुकार रहे हैं, ख़ुद हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं, हमें उनकी पुकार सुननी चाहिए। ये इंसानी हकूक़ का मसला है, ऐसी बात नहीं है कि हम उनके कोई इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये इंसानी हकूक़ का मसला है। यार जस्टिन ट्रूडो बात कर सकता है, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियन बात कर सकते हैं, जो बाइडन कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल करनी चाहिए सभी। ये अंदरूनी मामला कैसा आ गया जी। हमारे वज़ीर ख़ारजा को रोज़ाना की बुनियाद पे, हमारे फॉरेन ऑफिस को रोज़ाना की बुनियाद पे बात कर, और खुदा के लिए हमारे फॉरेन ऑफिस के बाबू तो है, वो तो परवेज़ खटक साहब एक बयान दे दे, अल्लाह का वास्ता है एक बयान दे दे। आप वज़ीर दिफा हैं इस मुल्क के, यकीन मानिए जितनी भी आप में जान है उस जान का हक ही अदा करते हैं। तो वैसे एक बात कर रहा हूँ, देखिए वो लोग जो हैं वो आप जिस तरह मुर्तज़ा साहब ने बात की को पुकार रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर सिख सबसे ज्यादा महफूज हैं। वो पाकिस्तान ने जो मोहब्बत दी है सिखों को किसी ने नहीं दी। अब वो तकाजा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, और हम खामोश बैठे हैं। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो चौधरी ज़हूरुल्लाह याद आ रहा है। देखें, मैं परवेज़ इलाही साहब से कहता हूँ, आप स्पीकर हैं पंजाब असेंबली को, बयान दागे यार, खुदा के वास्ते। आप ज़हूरुल्लाह साहब तो सरखेल थे सिखों के, चौधरी शुजात साहब आप बोलें, कोई सरकार आपके अलाइज हैं ये तहरीक इंसाफ वाले, इनसे कहें हरकत दें भाई, कोई आप मदद करें उनकी सिखों की। क्यों जी? जी बिल्कुल सदीक साजिद साहब, बिल्कुल और जनाब किबला गुलाम मुर्तज़ा साहब, सबको बोलना चाहिए। अच्छा जी देखिए, आखिरी पीडीएम वाले क्यों नहीं बोलते? मुझे इसकी वजह अल्लाह उन्हें हिदायत दे। वो तो जाहिर है उनके पास तो ठेका है सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बोलने का और झूठ बोलने का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है उन्हें। बहरहाल इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी तज्ज़ियों और ख़बरों के साथ। अल्लाह ने